हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम को निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है और अब एएसआई की टीम तय करेगी कि मस्जिद में पुताई होगी या फिर नहीं। अगर हुई तो एएसआई की निगरानी में की जाएगी। संभल में जामा मस्जिद की पुताई को लेकर एएसआई की टीम ने सर्वे किया है। उधर हिंदू नेताओं ने विवादित स्थल की पुताई का विरोध किया है। एएसआई से पुताई को रोकने की अपील करते हुए पुताई की आड़ में मंदिर के साक्ष्य खुर्द-बुर्द करने की आशंका जताई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू नेताओं को विवादित स्थल से पहले ही रोक दिया था और उधर एसडीएम ऑफिस पर भी हिंदू संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। 28 फरवरी को हाईकोर्ट जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर फैसला सुनाएगा और इसके लिए एएसआई से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी तलब की है। ये काम एएसआई कमेटी का है, वही इसे पुताई का कार्य देखे, न कि कोई भी और अन्य कमेटी इस कार्य को देखे। और क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यही है कि अगर उनके संरक्षण में ये है तो उनके संरक्षण में ही सारे कार्य होने चाहिए, न कि कोई भी एक ऐसी कमेटी जिसके बारे में किसी को संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई कमेटी वहाँ पर फर्जी कमेटी कोई वहाँ पर कार्य नहीं करे। और संभल में जामा मस्जिद की पुताई से पहले स्ट्रक्चर से छिड़खानी का मामला सामने आ चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छिड़खानी की आशंका जताई है। गेट के ऊपर बनी डिजाइन शुदा बेल का प्लास्टर टूटा हुआ दिखाई दिया है। इंजीनियर ने एएसआई से ये शिकायत की है और इस शिकायत की बात भी सामने आई है। संभल में रंगाई पुताई को लेकर विवाद जारी है और संभल में शाही जामा मस्जिद की पुताई के मामले के बीच जमीयत उलमाए हिंद के नेता भी संभल पहुंचे और दिल्ली और गुजरात से आए जमीयत नेताओं ने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी। उनके साथ संभल के मस्जिद की जमीयत नेता भी मौजूद थे। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को तामीर मिल्लत मदरसे में 1-1 लाख रुपए की मदद दी गई है और जमीयत की गुजरात इकाई की ओर से ये मदद दी गई है। हाँ, कुछ प्लास्टर मुझे लास्ट टाइम जो मैंने मीडिया में देखा था तो ये प्लास्टर ऐसे उखड़ा हुआ तो नहीं था, किसी ने छेड़छाड़ की गई है। वो एएसआई इसको डिसाइड करे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है ना। तो क्या एएसआई से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोगों को बिल्कुल शिकायत दर्ज कराएंगे। नमाजियों में जो मिल गया उससे मिल लिए, फिर नीचे उतरते हुए आप लोगों से मुलाकात हुई। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आप हजरात से यहाँ मुलाकात हो गई। संभल कैसे आना हुआ वैसे? संभल इससे पहले 2-3 दफे आना हुआ और आज भी आना हुआ। इससे पहले हम लोग आए थे, जमीयत उलमा हिंद ने जो लोग मारे गए थे उनके घरों को 5-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट दिया था मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। उस वक्त भी मैं आया था। आज हमारी यूनिट है गुजरात की, उसके वाइस प्रेसिडेंट है मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, तो आए हुए थे, उनको 1-1 लाख दिया गया है। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस कुर्की करने की तैयारी में है और इसके लिए कोर्ट में पुलिस ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आदेश के बाद पत्थरबाजों की संपत्ति की कुर्की होगी और हिंसा में शामिल 24 उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट में गैर जमानती वारंट लेकर आई थी। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी 14 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए थे। सूत्रों के मुताबिक फरार 14 आरोपियों की पुलिस कुर्की की तैयारी में है। पुलिस अभी तक कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस रिकॉर्ड में 2,500 से 3,000 की भीड़ ने हिंसा की थी। संभल हिंसा केस में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस अब तक 80 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा को करीब 3 महीने का समय हो चुका है। 24 पत्थरबाजों के पुलिस ने एनबीडब्ल्यू हासिल किए थे, जिसमें 14 अभी फरार हैं। वहीं पत्थरबाजों की गिरफ्तारी को पुलिस ने फोटो भी चस्पा किए हैं। वहीं पर 14 फरार पत्थरबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनकी कुर्की लेने की कोशिश कर रही है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। और 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का जब औपचारिक समापन हो गया, इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती। हालांकि खड़गे के बयान के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। इसको लेकर सियासत जारी है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या?
महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करने पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार मुखर हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने महाकुंभ में न जाकर हिंदुत्व का अपमान किया है। ऐसे में हिंदू वोटर्स को उनका बहिष्कार करना चाहिए। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है, लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए। रामदास अठावले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे के कुंभ स्नान के लिए न जाने पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कौम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुंभ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्होंने महाकुंभ में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डुबकी लगाई। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? लेकिन खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ समाप्त हो गया है और 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने हैं। विश्व की तीसरी आबादी भी महाकुंभ पहुंची। पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकसभा चुनाव का आयोजन 44 दिन चला था। वहीं महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा स्नान हुआ है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने 2027-2029 का सियासी संदेश देने की नींव तैयार कर दी है? देखिए रिपोर्ट। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने। विश्व की तीसरी आबादी तो महाकुंभ ही पहुंच गई। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना जिसका आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 7 चरण में हुए चुनाव में कुल 64 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। लोकसभा चुनाव का आयोजन 44 दिन तक चला था। वहीं महाकुंभ की बात करें तो 66 करोड़ से ज्यादा पवित्र स्नान हुआ। 45 दिन तक महाकुंभ का आयोजन चला। 2027 और 2029 के चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पीडीए एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा इसे धर्म, संस्कृति और आस्था से जोड़कर चुनावी मैदान को तैयार कर रही है। महाकुंभ के प्रारंभ से शुरू हुई बयानबाजी उसके समापन तक ही जारी रही। सद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि ये महाकुंभ सरकारी कुंभ है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। राजनीतिक तौर से देखें तो बीजेपी के लिए ये महाकुंभ 2027 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों की मजबूत नींव बन सकता है। वहीं विपक्षी दल कुंभ को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। जनमानस को उनके हाल पर छोड़ देने वाले लोग अब वाहवाही लूट रहे हैं। जिस तरह से महाजाम लगा,
जिस तरह से महाकुंभ में महाबइंतजामी देखने को मिली, यह सरकार के माथे पर कलंक है। भाजपा सरकार पूरी तरह फेल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, हमारे लिए गौरव का विषय है, और ज्यादा लोग आए। हम मांग करते हैं कि अभी भी महाकुंभ का समय बढ़ाया जाए। जो भी लोग पुण्य स्नान से वंचित रह गए उन्हें भी समय मिले, सरकार उसे समय बढ़ाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, जिस पर भाजपा फेल है। बीजेपी का कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं था, बल्कि ये भारत की संस्कृति और राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी था। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जगाने का काम इस महाकुंभ के माध्यम से हुआ है। वो हमारी एक विचारधारा है और इसको राजनीति से तुलना करना ये उचित नहीं है। ये निश्चित रूप से उसका प्रभाव राजनीतिक उसमें पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या महाकुंभ की आस्था और हिंदुत्व का प्रभाव 2027 और 2029 के चुनावों में बीजेपी को बढ़त दिलाएगा, या फिर एसपी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल बीजेपी की हिंदू कार्ड की रणनीति को चुनौती दे देंगे। लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जितने वोटरों ने मतदान किया था उतने वोटर या उतने श्रद्धालुगण या भक्तगण कहा जा सकता है कि 45 दिन के अंदर प्रयागराज की धरती संगम में उन्होंने एक अमृत स्नान किया। अखिलेश यादव जहां पीडी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, वहीं बीजेपी हिंदू एकता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ा रही है। महाकुंभ को बीजेपी की रणनीति को नई दिशा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 66 करोड़ स्नान बीजेपी को सत्ता के द्वार तक पहुंचाएंगे, या फिर वोटर्स आस्था और राजनीति को अलग अलग रखकर फैसला लेंगे। भाजपा का कहना है कि महाकुंभ आस्था और संस्कृति का आयोजन तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाकुंभ के जरिए भाजपा ने 2027 और 2029 के चुनावों की नींव रख दी है। अब विपक्ष के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, और पीडीए की राजनीति हिंदू वोट बैंक की इस गोलाबंदी को चुनाव में किस तरह से टक्कर देने वाली है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और महाकुंभ का आज औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया। खुद सीएम योगी इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। एक तरफ तो सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन बता रहे हैं, वहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल पर अभी से घमासान जारी है। देखिए, पैंतालीस दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी, वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में इतना शानदार
आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए। महाकुंभ समापन पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस महा आयोजन का पूरा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। जितने भी लोग श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों के लिए और सौभाग्यशाली है कि गंगा जमुना सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। 56 फुट भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन हुआ, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। करोड़ों लोग निषाद राज के किले पर दुनिया के लोग देखने आए। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहाँ भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है, एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है, एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एक जगह के ऊपर बड़ी जात तो उसी जगह पर छोटी जात के लोग कैसे एक साथ नहा सकते थे? तो कुछ था ही नहीं ना, तभी तो ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। तो कुल मिलाकर इसने ये एकता का जो ये संदेश दिया। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से उनकी रिहाई हुई। वहीं एसपी और कांग्रेस के नेताओं के जेल पहुंचने की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें विपक्ष के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। एसपी कांग्रेस के नेताओं के जेल जाने पर विपक्ष ने इसे जहां सियासी दुश्मनी बताया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में अब कानून का राज है, इसलिए कोर्ट और कानून के मुताबिक सबको चलना होगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से उनकी रिहाई हुई। पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। एसपी और कांग्रेस के नेता जेल में सजा भुगत रहे हैं। जेल में बंद विधायकों से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। इन नेताओं की यूपी की राजनीति में हनक हुआ करती थी। रमाकांत यादव से लेकर गायत्री प्रजापति और आजम खान, इरफान सोलंकी तक के नाम शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी रंजिश बताया है। समाजवादियों का नारा था, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये जो जुल्म और अन्याय की जो इंतहा है, हम सबके इस देश के सबसे बड़े नेता, युवाओं के सोशलिस्ट नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों ने बहुत साफ कह दिया, जिस दिन हमारी पार्टी का आदेश हुआ, उत्तर प्रदेश की जेलों में और सिविल लाइंस में समाजवादियों का ससुराल बन जाएगी। 24 घंटे आपका सूबा नहीं चल पाएगा। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कानून का जो उल्लंघन है, जो विपक्ष के साथ जो कुछ हो रहा है, ये अन्याय बंद कर दीजिए। हुकूमतें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली हैं, हुकूमतें जाएंगी। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द आदरणीय रमाकांत यादव जी, इस देश के अजीम समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान साहब, जाहिद साहब, सोलंकी साहब, इन सब लोगों को कोर्ट से, अदालत से न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो काला अध्याय है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर एक कालिख की तरह से है, जो उन्होंने पुलिस और शासन की बुनियाद पे प्रयोग करके विपक्ष को दबाने की, विपक्ष को खत्म करने की जो कोशिश करी है। मुख्यमंत्री जी, संघवाद का जो जवाब है। बात कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी के विधायक रहे इरफान सोलंकी की करते हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने कई केस दर्ज किए हैं, जिसमें जमीन पर कब्जा से लेकर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड तक बनाना शामिल है।
इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद हैं। वहीं हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी है। इरफान सोलंकी कई बार जमानत की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। दूसरा नाम आजमगढ़ की राजनीति का प्रमुख चेहरा रमाकांत यादव है। रमाकांत यादव पिछले करीब 4 दशक से राजनीतिक में सक्रिय हैं। बाहुबली की छवि वाले यादव सांसद और विधायक बनते रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं। तीसरा नाम दुराचार के मामले में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रजापति की तूती बोला करती थी। कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री का परिवार अमेठी की राजनीति में सक्रिय है। चौथा नाम मऊ विधानसभा सीट से पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे अब्बास अंसारी का है। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है। एसबी के टिकट पर जीत कराए थे, जो 2022 में अखिलेश यादव की सहयोगी पार्टी थी। उनके चाचा अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से ही मौजूदा सांसद हैं। पांचवा नाम छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर झांसी की गरोठा सीट के विधायक तक का सफर तय करने वाले दीप नारायण यादव का है। दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट का केस है। आय से अधिक संपत्ति समेत कई और केस में जेल में बंद थे। फिलहाल जेल से बाहर हैं। खनन कारोबारी दीप नारायण यादव बुंदेलखंड इलाके में एसपी के बड़े नेता हैं। सियासी पंडित भी मानते हैं कि पार्टी और सरकारों को अपने विधायकों या मंत्रियों पर अंकुश रखना चाहिए, ताकि राजनीतिक शुचिता बची रहे। पता चल रहा है कि इनमें से तमाम नेता अपने अपने पद का दुरुपयोग कर चुके हैं। ये मैं समझता हूँ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सभी अन्य पार्टियों के लिए भी एक चैलेंज है और एक तरह से आने वाले समय के लिए एक संकेत है कि अगर सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी ने अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर अंकुश नहीं रखा, तो आगे चल के उनकी भी जब पोल पट्टी खुलेगी तो तमाम सारी पार्टियों को भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। छठा नाम समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का है। जाहिद बेग कालीन नगरी भदोही सदर से विधायक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने घरेलू नौकरानी के साथ मारपीट की थी। जाहिद बेग अभी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। 7वें नंबर पर आजम खान का नाम आता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आजम खान की हैसियत क्या थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। एसपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में आजम खान का नाम आता है। आजम खान पर 90 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मुकदमों में वो सजा याफ्ता भी हैं और सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। 8वें नंबर पर यूपी की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ 30 जनवरी से जेल में बंद हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए बीजेपी ने उनके नेताओं को फंसाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। केवल और केवल उनको प्रताड़ित करने के लिए लगाया गया है। वो आदतन अपराधी हैं, जो पॉलिटिकल प्रताड़ित है, जो ईडी, सीबीआई और अन्य जो सरकार के दबाव में प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित तौर से उस पर ध्यान देना चाहिए। 9वें नंबर पर बहुचर्चित कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन है। नाहिद हसन 10 महीने तक जेल में कैद थे। उन्होंने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उन्हें कुछ मामलों में राहत मिल चुकी है, जबकि कई अभी लंबित हैं। बीजेपी का कहना है कि योगी राज में कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। आपकी जाति क्या है, मजहब क्या है, किस पार्टी से जुड़ाव है, इन सब बातों का भेद किए बिना अपराध क्या किया है उसके आधार पर दंड विधान लागू होता है। पिछली सरकारों में मेरा और तेरा ऐसे आधार पर अपराधियों को छोड़ा और बचाया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में आज कठोरता से कार्रवाई हो रही है और इसी कारण से आज विपक्ष के तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसका मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन जरूर करेगा। इन तमाम विधायकों, पूर्व मंत्रियों पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट को लेना है। लेकिन ये बात भी सच है कि इन तमाम मामलों से इनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।